अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ पे हम ऑलरेडी 11 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 16 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, राइट। एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर के अंदर वेरी फ्रीक्वेंटली इट कम्स, विच इज़ कि आप जीएम काउंटर के बारे में बताइए, आप प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में बताइए एंड एक कंपैरिजन करिए कि इन दोनों में कौन सा बेटर है, या जीएम काउंटर जो है वो प्रोपोर्शनल काउंटर से कैसे अच्छा है या उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल काउंटर। सो फॉर दैट क्वेश्चन विल डिस्कस फर्स्ट कि हो क्या रहा है, कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, कैसे हम इनको मेजर करते हैं, फिर कौन कौन से हमारे काउंटर्स आते हैं, किस किस रीजन में वो लाई करते हैं, फिर देन विल मूव ऑन टू जीएम काउंटर एंड प्रोपोर्शनल काउंटर एंड लास्ट में जीएम काउंटर के एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, यही चीज़ें हम इस सेक्शन के अंदर देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। जीएम काउंटर के बारे में जाने से पहले लेट्स सी के ओवरऑल एक जनरल व्यू पॉइंट क्या है। वी से व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर पास थ्रू अ गैस दे सफ़र इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शंस भी करी हैं। जब हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन दैट मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एंड द टारगेट पार्टिकल्स। So with atoms or molecules of the gas, if these ions are drifted in electric field, मेरे पास एक गैस थी, उसके अंदर से मैंने आयंस को पास कराया, इंसिडेंट आयंस को, राइट, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं या न्यूक्लियॉन्स हैं या न्यूक्लियर पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं, उसको जब मैंने एक गैस से पास कराया तो उन पार्टिकल्स की इन इलास्टिक कोलिजन होगी वॉल्स के साथ एंड ऑल्सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के साथ भी। कोलिजन्स होंगी वो इस तरीके से होंगी कि वो इनइलास्टिक होंगी, तो दे एक्सचेंज एनर्जीज हर कोलिजन के बीच में होंगी। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज मैं उस सारे रीजन के ऊपर एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करूँगी, जिसके कारण आई विल से इफ दीज आयंस आर ड्रिफ्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द नियर बाय इलेक्ट्रोड्स, कोई ना कोई चेम्बर हम ले ही रहे हैं क्योंकि एनक्लोज्ड है, गैस है, मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है, वो एनक्लोज्ड है, तो एनक्लोज्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड्स भी लगाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी तो उन मूविंग आयंस के कारण मेरा जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स एंड एनोड्स के ऊपर, क्योंकि कहाँ पे इंड्यूस होगा, उन्हीं के ऊपर, राइट। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस को हम मेजर करते हैं, दिस इज़ डन इन आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन अभी के लिए जैसे नाम बता रहा है कि आयंस बन रहे हैं, आयंस से आगे आयंस बन रहे हैं, उनको अगर मैं मेजर करूं वोल्टेज कैसे इंड्यूस कर रहे हैं, तो दैट विल बी माय आयनाइजेशन काउंटर्स। वेयर एज अगर जो अप्लाइड फील्ड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, तो क्या होगा, एवलांचे होगा। एवलांचे मीन्स एक अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ आयंस विल स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड, राइट, कि आप उसको कंट्रोल बियॉन्ड कंट्रोल होने लग जाएंगे। दैट केस इज माय प्रोपोर्शनल काउंटर एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट, जो हमारा जीएम काउंटर के अंदर देखने को मिलता है। सो बेसिकली ऊपर चार्ज पार्टिकल्स का आना, कोलाइड करना, इनइलास्टिकली वोल्टेज इंड्यूस करना, ये सारी चीज़ें हमारे हर काउंटर में क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा, वो अब आगे देखेंगे। देन वी से कि व्हेन द न्यूक्लियर रेडिएशंस एंटर सच चैम्बर, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स से तो भी हो रहा था। नाउ वी से कि जब न्यूक्लियर रेडिएशंस ऐसे किसी चैम्बर में एंटर करेंगी तो उस चैम्बर के अंदर एनोड और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगा। चार्ज पार्टिकल से वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ तो करंट भी आएगा, राइट। तो उस करंट की जो पल्स हाइट होगी, इट इज जो मेरा पल्स सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी हाइट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस रीचिंग द एनोड। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे, उतना मेरा क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज करंट इज dq by dt, rate of change or rate of passing of charge carriers, right. Also it will depend on external voltage applied, obviously जितनी ज़्यादा मैं कर रही हूँ उतनी स्पीड से मूव करेंगे, उतना ही उनके ऊपर फोर्स लगेगी। नेक्स्ट इज वेदर प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस, दिस विल ऑल्सो इफेक्ट कि मेरा जो पल्स हाइट है उसकी
कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी हाइट होगी, दैट विल ऑल्सो डिपेंड कि मेरे जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो किन पार्टिकल्स के हैं, गामा के कारण हैं, बीटा के कारण है या अल्फा पार्टिकल्स के कारण है, राइट। अब आगे चलते हैं। मेरे पास आई हैव अ रीजन जिसके अंदर मैं अप्लाइड वोल्टेज की मैंने एक रेंज ले ली है एंड नंबर ऑफ आयंस कलेक्टेड को मैंने प्लॉट कर दिया, राइट। तो इस ग्राफ के ऊपर बेसिकली हम सारे काउंटर्स को जो हैं वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू जीएम काउंटर। तो आई विल से कि मैंने क्या किया, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स चेम्बर लिया, उसके अंदर चेम्बर वही रहेगा, उसकी एनर्जीज और वोल्टेजेस के शिफ्टिंग के कारण वही चेम्बर अलग अलग काउंटर बनता जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने एक गैस ली, उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस को पास कराया विद सम मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशंस गैस के अंदर गए, उन्होंने आयंस क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए। अब आयंस क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू कोलिजन, तो इसका मतलब हर कोलिजन के ऊपर एक पेयर प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का। वो पेयर आयंस की फॉर्म में हमारे जो भी गैस चैम्बर है उसके अंदर मूव अराउंड करने लग जाएंगे, राइट। अब होगा क्या, सिंस द एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज इज वेरी लो, जितने भी पेयर्स प्रोड्यूस होंगे उनमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के पेयर्स क्या कर जाएंगे, दोबारा से रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो वी से दिस इज माय रिकॉम्बिनेशन रीजन। यहाँ पे जितना मेरा करंट डिटेक्ट होगा इट विल बी लेस देन NE। NE क्या है, नंबर ऑफ आयंस इनटू चार्जेस। तो मेरा इसको डिवाइड बाय T करें अगर, चार्ज बाय T, तो दैट विल बी लेस देन व्हाट, द आयंस क्रिएटेड पर सेकेंड का हम ले रहे हैं, दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन डिवाइडेड बाय T। सो दिस इज पर सेकेंड वाली चीज़। देन वोल्टेज जो एक्सटर्नल अप्लाइड कर रहे हैं हमने वो धीरे धीरे इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करते गए तो स्टार्टिंग में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। आई विल से इनिशियली करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। जितनी जितनी वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे उतना उतना मेरा करंट इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। एट अ पॉइंट जब हम सेकेंड रीजन के अंदर आएंगे, एट दैट पॉइंट voltage is such that no recombination is taking place. The maximum amount of current I'll get and that current will be my saturation current, क्योंकि जितने भी आयंस थे वो ऑलरेडी जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, आयंस में बन चुके हैं, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस NE, so I get the saturation current. This is my ionization chamber. आयंस बन गए, कंप्लीट आयंस बन गया गैस, राइट। देन मैंने क्या किया, उसको और वोल्टेज अप्लाई जो किया था उसको और इंक्रीज करने लग गए। इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल आया, उसने आयंस बनाए बहुत सारे, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने ही क्या होते जा रहे हैं, आयंस बनते जा रहे हैं, राइट। तो अगर ये चीज़ देखें, यहाँ पे सैचुरेशन करंट मेरा आ चुका है, इस रीजन के अंदर फिर से थोड़ा सा इंक्रीज है। सो वी से कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट हैं उतने ही मेरे आयंस बनते जा रहे हैं, उतनी ही प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। सो हेयर कम्स माय प्रोपोर्शनल काउंटर्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या होगा, एक एवलांच क्रिएट हो जाएगा। जितने मैंने बहुत सारे आयंस चार्ज पार्टिकल्स दिए इनिशियली, उन्होंने आयंस बनाए, फिर वो आपस में और टकराए, फिर उन्होंने और आयंस बनाए, फिर वो वाले आयंस दोबारा आके टकराए, फिर और ज़्यादा आयंस बने, राइट। तो एक तरह का एवलांच इफेक्ट इज सीन इन केस ऑफ द प्रोपोर्शनल काउंटर्स, ठीक है। फिर और ज़्यादा इंक्रीज करा, इंक्रीज करते गए तो हम एक रीजन पे आ गए जहाँ पे एक लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी ही बची, उसके आगे इंक्रीज होना बंद हो गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक आया जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी। जैसे हम एक रिलेशन दे देते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू A और A² और A³, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक लिमिटेड से प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी। एवलांच इफेक्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है। लास्ट में हम आते हैं GM रीजन के अंदर। GM रीजन जो हमारा GM काउंटर है उसके अंदर क्या होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक एवलांच प्रोड्यूस हुआ था, इसके अंदर सक्सेसिव एवलांचेस प्रोड्यूस होंगे।
एंड लास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस डिस्टेंस रीजन के अंदर वो सैचुरेशन करंट एक बार को फिर आ जाएगा विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट एंड यहाँ पे विल नीड टू स्टॉप द रिएक्शन बाय क्वेंचिंग, राइट। अब पहले एक बार GM काउंटर को स्टडी कर लेते हैं। GM काउंटर बेसिकली यही रहता है, मेरे पास एक क्या आ गई मेटल शील्ड की एक्टिंग एज कैथोड, एक चेम्बर है जिसकी 3 साइड्स कह सकते हो या 4 साइड्स कह सकते हो जो मेरी मेटल शेल की हैं एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ कैथोड, वेयर एज एक इंटरनल वायर दे रखी है विच इज़ अ सेंट्रल वायर नोन एज द एनोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। इसी के अंदर गैस फिल कर रखी है। कौन सी गैस फिल कर रखी है? इनर्ट गैस विच कैन बी हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी हो सकती है। एंड ये मेरा एक ग्लास बीड जो हमने ओपन छोड़ रखा है, वाई? क्योंकि ग्लास विल एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड यहाँ से एनोड से नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर सिर्फ कलेक्शन ऑफ चार्ज होगा, राइट। ये हमारी विंडो है थिन मेटल की, यहाँ इंसुलेटिंग प्लग है। अब इन दोनों के अक्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, करंट जो इंड्यूस होगा, दैट विल बी मेजर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इन पैरेलल विद द रेजिस्टर। यहाँ से जो भी मेरा करंट आएगा दैट विल गो टू पल्स एम्पलीफायर एंड वहाँ पे जाके वो मेजर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर इट इज़ अ गैस फिल्ड डिटेक्टर, GM काउंटर की फर्स्ट थिंग। वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं इस काउंटर के अंदर वर्किंग के अराउंड, दैट शुड बी अराउंड द रेंज ऑफ GM रीजन। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग GM रीजन की वोल्टेज यहाँ पे आएगी तो मेरी वोल्टेज भी उसी के अराउंड लगनी चाहिए। देन इज द गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M। इसमें क्या हो रही है? गैस मल्टीप्लाई होती जाएगी। आई विल एक्सप्लेन कैसे। So we say the gas multiplication factor is very large. Complete breakdown of the insulating properties of gas takes place. जो भी मेरी गैस है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो भी है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इस केस में, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अप्लाइड वोल्टेज रीजन। एंड लास्ट में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन चैम्बर जो यहाँ से आके मेरा मेजर हो जाएगा। अब होगा क्या? इसकी इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस GM काउंटर बाकी सबसे क्या है? हमने उसमें हर चीज़ में बोला जितने ज़्यादा इंसिडेंट पार्टिकल्स आएंगे उतने ज़्यादा मेरे आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसमें क्या होगा? इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सिंगल इलेक्ट्रिक पल्स हम इसको देंगे जो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन कर देगा। फर्स्ट थिंग इज इसके अंदर साइज ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि हम सिर्फ एक ही इंसिडेंट पार्टिकल देंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। कैसे? आई विल एक्सप्लेन। हमने एक इंसिडेंट पार्टिकल को गैस चैम्बर के अंदर भेजा, ठीक है, उसने अंदर जाके एक सिंगल आयन पेयर बना दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब हमने एक्सटर्नली इतना हाई वोल्टेज लगाया है कि इसमें से जो नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय एनोड विच इज़ द पॉजिटिव सेंट्रल वायर। ये वाली जो वायर है इसके ऊपर वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज है। इट विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन विच एक्वायर्स अ वेरी हाई वेलोसिटी। वेरी हाई वेलोसिटी मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी हाई। इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ ये गैस, एक सिंगल चार्ज गैस के जितने भी मॉलिक्यूल से टकराएगा उनको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर या हमारे आयन पेयर के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। सो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हुआ दैट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर्स ड्यू टू रिपीटेड कोलिजन्स। इनइलास्टिक कोलिजन तो हो ही रही है। अब यहाँ से क्या हुए? एक इलेक्ट्रॉन ने जो हमारा एक्सेलरेट हुआ था उसने सपोज 10 आयन पेयर्स बना दिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोबारा से वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि वोल्टेज अप्लाइड तो सेम है। फिर वो आगे जाएंगे, उनकी हाई वेलोसिटी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन की, वो 10 आगे से 10 को करेंगे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ऑलमोस्ट पावर्स के अंदर 10 पहला एक आया, 1 से 10 बने, 10 से 100 से सीधा 10,000। इट्स जस्ट एनॉमली, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही बनते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। तो इस तरीके से बनते जाएंगे एंड बहुत जल्दी एक एवलेंचे प्रोड्यूस हो जाएगा, गिविंग मी द मैक्सिमम और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एवलेंचे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सिंगल पार्टिकल ने एवलेंचे प्रोड्यूस कर दिया।
नाउ द पॉजिटिव आयंस जो यहाँ से बने थे ये वाले, एक्सेलरेशन तो इनके ऊपर भी वही प्रोड्यूस होगी क्योंकि वोल्टेज अप्लाइड क्या है, सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन होगा क्या, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनका मास जो है इट इज़ वेरी हाई, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद भी वो मूव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, जो मास का इनर्शिया है दैट विल स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग एक्सेलरेटेड। तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स ने एवलांचे 5 सेकंड के अंदर प्रोड्यूस कर दी और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है वो भी एक्सेलरेट होने स्टार्ट ही नहीं हुए ड्यू टू देयर हाई मासेस। तो वी से ऑन एन एवरेज these positive charges appear stationary as compared to electron avalanche. Next thing is after avalanche they move from anode to cathode. जब मेरा avalanche प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अपना काम कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, थोड़े थोड़े तो एक्सेलरेट हो रहे हैं, ऑल्दो दे आर स्टेशनरी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेंगे, एनोड से कैथोड के ऊपर आने लग जाएंगे। कैथोड के ऊपर आएंगे तो वो क्या करेंगे, कैथोड से रिएक्ट करेंगे, कैथोड के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे जिससे और रिएक्शन बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो कैथोड से रिएक्ट करेंगे वहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इसमें आके दोबारा ऐड होंगे, एक सेकेंड एवलांचे प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर थर्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दिस वे ये प्रोड्यूस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा इतनी हाई रेट के ऊपर, इट विल इंक्रीज until we quench the reaction and हमारे पास स्टॉप करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए we need quenching. So this was my GM counter, right? अब सबसे पहले देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स में क्या बोलते हैं कि इसकी जो लाइफ होती है इट इज़ लिमिटेड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेपर्स व्हेन पॉजिटिव आयंस आर न्यूट्रलाइज्ड एट कैथोड। ठीक है, हो क्या रहा है, इसकी जो लाइफ है इट इज़ लिमिटेड, ये कुछ ही टाइम के लिए काम कर पाता है। वाई, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेपर्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं व्हेन पॉजिटिव आयंस आर न्यूट्रलाइज्ड एट कैथोड। पॉजिटिव आयंस इधर आएंगे, इधर कैथोड के ऊपर आके दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, तो मेरे ऑर्गेनिक वेपर्स खत्म होते जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स खत्म होते जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, दैट ऑल्सो शोज कि यहाँ पे आके ये क्यों ऐसे स्टेबल हो गया। नेक्स्ट इज वोल्टेज इंक्रीजेज विद टाइम। जो हमारी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है इट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम। वाई, क्योंकि जो मेरा गैस का प्रेशर है इट इज़ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट मेरा जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, तो उसको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। थर्ड इज इंट्रिंसिक एफिशिएंसी ऑफ गामा रे इज़ वेरी लो। ये जो डिटेक्टर है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स ही चाहिए, आयंस का ही काम है। तो इस केस के अंदर आई से कि अगर मुझे फोटोन्स को मेजर करना है या फोटोन्स को डिटेक्ट करना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फोटोन्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज। वेयर एज हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, वेरी इजी, बहुत कम पार्टिकल को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक दो को भी। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ कॉस्मिक रे इंटेंसिटीज। कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं, जो सन से आती हैं, उनकी इंटेंसिटीज को वी कैन मेजर विद दिस काउंटर, GM काउंटर। एंड ऑल्सो कॉस्मिक रेज के साथ अगर कोई वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उनका कोई इवेंट हो रहा है, उनकी कोई रिएक्शन हो रही है, कुछ भी वो प्रोड्यूस करें, दोज थिंग्स कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, डिटेक्टेड भी एंड रिकॉर्ड भी, वी कैन डू इट विद GM काउंटर। क्लियर है? सो व्हाट वी डिड इज, हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया कि काउंटर्स में होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज अप्लाइड उनके हमने रीजन्स को डिवाइड किया। फिर हमने प्रोपोर्शनल काउंटर को बताया कि उसमें हो क्या रहा है। देन वी इंट्रोड्यूस आवर GM काउंटर। GM काउंटर के अंदर क्या उसकी बेसिक इंपॉर्टेंस है बाकी काउंटर्स के साथ, उसको डिफाइन किया, उसके अंदर का प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। उसके बाद पॉजिटिव आयंस का क्या हो रहा है और एवलांचे कैसे कैसे प्रोड्यूस होते जा रहा है, दैट वी एक्सप्लेन। लास्ट में वी डिड द ड्रॉबैक्स ऑफ GM काउंटर कि वो कुछ कहाँ पे काम नहीं कर पाता है, एंड द लास्ट वन इज एडवांटेजेस। सो विद दिस वी कंप्लीट द टोटल 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बहुत ईजी है। ऑब्वियसली पेपर में जब आप लिखेंगे तो इस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है उसमें ऐड ऑन करेंगे। मैंने बोर्ड के ऊपर जो लिखा उसके अलावा जितना बोला है वो सब वहाँ पे जाएगा, एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, राइट? सो थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।